हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ये सही लगता है तुमको? सही लगता है? नहीं, अच्छी बात है क्या? ये दिस इज नॉट गुड थिंग। मतलब मास्टर सामने बैठा हुआ है और तुम उसके सामने, मतलब अब तो कहेगा ही, अब तो कहेगा ही, अब तो कहेगा ही। तुम चुप रहो। कौन है रे? कौन सा वाला? बहुत सारा वीडियो आया है यार। हाँ, बेंजीन में ऑक्सीजन ना। हाँ, देख लिए देख लिए देख लिए देख लिए देख लिए देख लिए। एकदम, हाँ एकदम बढ़िया बेटा। अमन बेटा, महावीर, मोहम्मद, राहुल, नवनीत, शुभम, अनुष्का, क्यूट एंड सो ऑन। नाम भी रखते हैं लोग क्यूट। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, आपने सॉल्व कर लिया होगा। हाँ बताओ बेटा। तो इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर कितना आया? मतलब कैलकुलेट करना भी आता है कि नहीं आता है? एक आंसर आना चाहिए। कितने लोग का 10 आया है और 11 आया है? 11 सही होगा। आपको कितना आया? कितना आया? ट्राई किया? मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आप देख लीजिए आंसर क्या क्या होगा। एक तो ये होगा HOH, आप देख सकते हो बेटा। मैं खाली टिक करने जा रहा हूं, खुद से आपको देखना है। अब पिछले क्लास में मैंने बहुत सारी चीजें बता रखी, जिसको ना समझ में आए वो वापस से वीडियो देखे और उसको सीखे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पे हम बहुत बार समय नहीं दे सकते। बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमने किए हैं। दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तुम्हारा कौन सा रह गया भैया? कहा ये OH बनाना भूल गए थे? तब भी आता वो कायरल। मिथाइल H, इधर का पार्ट इधर, इधर का पार्ट इधर। अच्छा, वो डंडी लगाना ही भूल गए थे तुम? तब फिर अलग बात है। इसका आंसर कितना हो गया बेटा? इसका आंसर है 11। 11। दूसरे वाले का? वेरी गुड। कैसे? एक ही आया? एक ही होगा? क्यों रे? sp2, बेहतरीन जवाब। एक ही हो जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और वो। अच्छा, यहां अगर ऐसे कर देते तो हो जाता। ये CH3 कर देते, यहाँ Me कर देते तो भी नहीं होता। हाँ हाँ ठीक है, समझदार हो। तो आंसर कितना आ गया? 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8। इसका आंसर है 8। कितने लोग का ये दोनों मैच कर गया? बेहतरीन, बेहतरीन। ठीक है ना? ट्राई करो, सीधे पेपर में आता तो। ठीक है ना? पेपर आपका बन चुका है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन बच्चों ने विटामिन, अमाइनो एसिड नहीं पढ़ा है, जो मैंने पढ़ने के लिए कहा था, कृपया पढ़ लें। कितने क्वेश्चन है वो तो पेपर में दिखेंगे तुम्हें। मैंने बोला था क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे उससे, और हम घुस घुस से क्वेश्चन पूछे उससे। आज ही मैंने पेपर बनाया उसका, बना भी दिया पेपर, सारे क्वेश्चंस। और सुनो ध्यान से, वही बच्चा बेहतरीन कर पाएगा जिसने यूट्यूब पर उसका उतना सेगमेंट देखा होगा। तो मैं वापस से शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। पूरा नहीं देखना है, पूरा नहीं देखना है, केवल विटामिन एंड अमाइनो एसिड। प्रोटीन भी नहीं देखना है, प्रोटीन भी नहीं देखना है, केवल विटामिन एंड अमाइनो एसिड। पहले मैं शेयर कर चुका हूं आप लोगों को। कितने लोग देखा था? ईमानदारी से हाथ उठाओ। वेरी गुड, देख लो। तो समझ लो वो पेपर में आएगा। वन वर्ड अमीनो एसिड बोला था ना?
एक क्वेश्चन आउट कर रहा हूं, क्वेश्चन आउट कर रहा हूं, वन वर्ड अमीनो एसिड से क्वेश्चन है, वन वर्ड अमीनो एसिड से क्वेश्चन है। तो आपका होमवर्क है कल सब लोग रिवाइज करके आना। हो सकता है क्लास में कल हम किसी से पूछ लें कि कौन सा अमीनो एसिड क्या है, तो एक रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। नहीं शनिवार क्लास है? नहीं है तो फ्राइडे को पूछूंगा, तो फ्राइडे को पूछूंगा, ये ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। हाँ, ताकि जो फ्राइडे के पुजारी होंगे आ जाओ। चलिए साहब अगला, हाँ चलिए बेटा, तो स्यूडो कायरलिटी सेंटर, स्यूडो कायरलिटी सेंटर क्या बेटा? बना ले पहले उसको, 2-3 लाइन छोड़ के। लिखवा दिया था कल ना, तो बना लीजिए उसको। चलिए क्या लिखवाया था आपको? व्हेन स्टीरियो आइसोमेरिक ग्रुप इज अटैच्ड। स्टीरियो आइसोमेरिक का मतलब क्या होता है? आइसो स्ट्रक्चरल विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, एंड लिखा था काउंटेड एज ए कायरल कार्बन। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, अगर मैं आपसे बोलूं तो कायरलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। क्या ये कार्बन sp3 है? हाँ, बहुत ध्यान से देखना, H अलग है, OH अलग है, H अलग है, OH अलग है, लेकिन इन दोनों ग्रुप को देखो, इधर CH, इधर CH, इधर डबल बॉन्ड CH, इधर भी डबल बॉन्ड CH, इधर CH3, इधर भी CH3। क्या मेरी बात समझ में आया? क्या ये एकदम आइसो स्ट्रक्चरल है कि नहीं बेटा? एकदम आइसो स्ट्रक्चरल है। लेकिन क्या यह जीआई शो कर सकता है क्या? अरे बोलो, जीआई शो कर सकता है, जीआई शो कर सकता है। क्या ये भी जीआई शो कर सकता है? हाँ, आइसो स्ट्रक्चरल है, जीआई शो कर सकता है। तो अब डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ये बना सकता है, चाहे सिस ट्रांस में देख लो, चाहे ईजेड में देख लो। अगर हम ईजेड में देखते हैं तो ये ई हो सकता है, ये जेड हो सकता है, ये भी ई हो सकता है, ये भी जेड हो सकता है। हमने दो कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने बनाए हैं, ये एच है, ये ओ एच है। इसका हाइब्रिडेशन क्या है बेटा? बोलो, दिस इज द sp3, ये sp3। अब बताओ, अगर मैं पूछूं तो क्या बता सकते हो ई है या जेड है? बताओ ये क्या है, क्या ये hp होगा? अरे जवाब दो रे, क्या ये भी hp होगा? hp तो ये क्या हो गया? z। ये हो गया आपके सामने z, बहुत ध्यान रखना, ये आपके सामने हो गया z। यहां बताओ प्यारे बच्चों, ये भी hp, ये भी hp, तो क्या ये भी हो गया z, ये भी हो गया z। इधर बात करते हैं, ध्यान सुनना, ये क्या है आपके सामने? ये आपके सामने HP और ये भी क्या है? HP। ये क्या हो गया? Z। लेकिन यहां पर ये है HP, इससे रिलेटेड sp2 कार्बन से, और यहां ये है sp। बताओ ये क्या होगा? ये आपके सामने है E, ये आपके सामने है E। तो सुने ध्यान से, अगर आइसो स्ट्रक्चरल हो एंड सेम कॉन्फ़िगरेशन हो तो फिर वो कायरलिटी सेंटर नहीं होता है। लेकिन अगर आइसो स्ट्रक्चरल है और डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है तो प्यारे बच्चों ये सेंटर कैसा हो जाएगा? एक कायरलिटी सेंटर, कायरल सेंटर हो जाएगा। ऐसा कायरल सेंटर जो एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में कायरल होता है। क्या बोला? ऐसा कायरल सेंटर जो एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में कायरल होता है उसे हम बोलते हैं स्यूडो कायरल सेंटर। स्यूडो कायरल, और सेंटर यहां कार्बन है तो हमने क्या लिख दिया? स्यूडो कायरल कार्बन। और जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसे काउंट करेंगे एज ए कायरल कार्बन। अब सुनो ध्यान से, एक कंडीशन में ये कायरल नहीं है, एक में कायरल है, एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में क्या हो जाता है? कायरल हो जाता है।
इसे क्या बोलते हैं? स्यूडो कायरल, जो किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में नहीं होता है कायरल और किसी दूसरे पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में कायरल हो जाता है। और जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसको हम इसी तरीके से दिया रहेगा तो हम इसको क्या काउंट करेंगे? कायरल कार्बन। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां तो मैंने आपको ऐसे दिखा दिया, लेकिन आप देखो कैसे कैसे समझ सकते हो। जवाब देना, अगर आपका ये ई है, ध्यान सुना, ये ई है, ये भी ई है, तो ये नहीं होगा कायरल। बोलो ना, वापस बोलो, ये ई है, ये ई है, तो नहीं होगा कायरल। ये जेड है, ये जेड है, नहीं होगा कायरल। ये ई है, ये जेड है, होगा कायरल। ये जेड है, ये ई है, होगा कायरल। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में स्ट्रक्चर तो सेम है। ऐसे ही बाद में हम पढ़ेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन, आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो अगली क्लासेस में स्टार्ट होंगे। तो वहां पर भी क्या है कि यहां पर भी कायरल सेंटर होगा और यहां पे भी कायरल सेंटर होगा। आज कौन सा सेंटर है? जीआई सेंटर। कल क्या होगा? कायरल सेंटर। आने वाले एग्जांपल्स में, कल मतलब जब भी एग्जांपल आएगा कैलकुलेशन के समय में, कायरल सेंटर। फिर बीच में ऐसा कंडीशन आएगा, तब वहां पे हम बोलेंगे अगर ये आर है, ये आर है तो नहीं है कायरल। ये एस है, ये एस है तो नहीं है कायरल। ये आर है, ये एस है तो है कायरल। ये एस है, ये आर है तो है कायरल। वो तब होगा जब यहाँ कायरलिटी सेंटर वाला एग्जांपल होगा तब। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? ऐसे को बोलते हैं स्यूडो कायरल। समझ में? बना लो, कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, कुछ चेक नहीं करना है। एग्जाम में कुछ ऐसे बन के आएगा, तुम्हें सीधे देखना है आइसो स्ट्रक्चरल है, हाँ, क्या डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन रख सकते हैं, हाँ, तक आगे बढ़ जाओ। अब अपने आप डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन तो अपने आप कहीं ना कहीं सेट कर लेगा जब वो क्या हो जाएगा? कायरल। ठीक है ना? चलिए साहब, पेपर बन चुका है आपका, पहले बता रहा हूं, और अच्छा बना है। मतलब जितना अच्छा पढ़ाया उतना अच्छा पेपर बना है, ये जान लेना। हाँ, वो बच्चा ऑल करेक्ट करेगा ऑर्गेनिक जो नंबर 1 कॉपी को अच्छे से करेगा। जिसने कॉपी को अच्छे से कर लिया उसकी ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, मोर देन 90%। एंड उसके अलावा ईएलपी मॉड्यूल तो करना ही है, एनसीईआरटी जो मैं पढ़ने के लिए दिया तो पढ़ना ही है। समझ में आया? जितना पढ़ाया वो तो भाई, क्यों मैं कहूँ कि भाई यहाँ से पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। जहां से तुम समझोगे नहीं इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन पूछ लूंगा। अब मुझे पता है क्या तुम समझते हो, क्या तुम छोड़ते हो, क्या पढ़ते हो। ठीक है ना बेटा, सब पता है हमको, मास्टर हूं मैं। चलिए आइए साहब, एग्जाम्पल। अब आपके सामने है रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कार्बन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कार्बन, जिसमें था पहला घोड़ा देखा, सॉरी सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, थोड़ा सा नया आदमी, सॉरी न्यूमान प्रोजेक्शन। मैंने बस खाली नाम लिया था, ऐसा नहीं है, सॉ हॉर्स भी बोलते हैं, न्यूमान ही कहते हैं। तो सॉ हॉर्स, न्यूमान। तीसरा है वेस्डेस रिप्रेजेंटेशन। और ये तीनों मुझे बहुत खुशी के साथ आपको बताते हुए अच्छा लग रहा है कि ये हम तीनों पढ़ा चुके हैं। हम बड़े प्राउडली लिख सकते हैं ऑलरेडी डन। बोले तो ARD। क्या हुआ? क्या हुआ? तो क्या होता है? हम तो समझा रहे, तू ये कहने जा रहा कि इसको भी कैपिटल लेटर से लिख दो। हमने चलो ये तो कर दें, लेकिन तुमने तो मतलब आज ना, अब मैं नहीं कुछ बोलूंगा बेटा, मैं कुछ बोलने लायक ही नहीं हूं आज। ठीक है ना? इधर आ जाओ। अब हम आपसे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पर्सपेक्टिव फार्मूला एंड फिशर प्रोजेक्शन। फिशर की स्पेलिंग ध्यान रखें, कई सारे स्टूडेंट को मैं फिश वाला FISH लिखते हुए देखता हूँ। मछली पकड़ने नहीं जाना है, ठीक है ना? FISCHER होता है, ठीक है ना? ये ध्यान से देखा नहीं, कई देखा है मैंने, पेपर में भी कई लोगों की कॉपियों में भी ऐसा लिखा हुआ देखा है मैंने, तो इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? देखो इन्होंने देखते ही मतलब उन्होंने सीधे सुधारा, पहले से पता होता है, सब वही लिख रहे हैं, फिशर फिशर फिशर। दुनिया ज्ञान देती है, लिखती फिशर है। आ जाओ, वापस आ जाओ। नाउ हम आपके सामने एक मॉलिक्यूल लेके आए हैं जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, ठीक है? हम लैक्टिक एसिड को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो सुनो प्यारे बच्चों, हम आपको वेस्ट डैश ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, वेस्ट डैश ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं।
लेकिन फिर भी वेस्टेज से तुलना करके हम आपको आज सिखाने जा रहे हैं पर्सपेक्टिव फार्मूला एंड फिशर प्रोजेक्शन। हमारे सामने मॉलिक्यूल है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की बात करें तो आप उसे कैसे लिखोगे? COOH CH और क्या बेटा? CH, यहां पे क्या है? OH और ये क्या आपके सामने? CH3। ये मॉलिक्यूल हमने आपके सामने लिया है। दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड, जिसके जमाव से थकान उत्पन्न होता है, जिसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड फटीग। अरे है ना, ध्यान सुनना, कोरी कोरी साइकिल। अब ध्यान समझना, तो ये हम इस लैक्टिक एसिड को, मैंने एक मॉलिक्यूल लिया और उसको 3 रिप्रेजेंटेशन में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि सौहार्स आप जान चुके हो, न्यूमान जी जान चुके हो और बेस्डेस भी जान चुके हो। दो और आपके सामने आ गए हैं, कौन सा? पर्सपेक्टिव एंड फिशर। फिशर तो बहुत ही कॉमन है, बहुत ज्यादा यूज करने वाले हम इसको। तो सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें तो ये मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने बनाया है। इसमें पहले कलर को पहचानो, कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। रेड वाला रिप्रेजेंट कर रहा है COOH को, रेड वाला COOH को, पक्का? चलो साहब, वो ध्यान सुनना, रेड वाला आपका रिप्रेजेंट करेगा COOH को, एंड येलो वाला रिप्रेजेंट करेगा किसको? मिथाइल को, CH3 को। ग्रीन वाला रिप्रेजेंट करेगा किसको? OH को, और व्हाइट वाला H को। वेस्ट जैस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या यही होगा कि नहीं होगा बेटा? दो वैलेंसी किसमें है? प्लेन में। दो वैलेंसी किसमें है? प्लेन में। ये प्लेन में दो वैलेंसी बना रखी है। ये कौन सा है? COOH। ये क्या है? CH3। जो वेज है वो क्या है? OH, और जो डैश है क्या है? H। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ध्यान सुनो, वेज डैश हम बता चुके हैं, मॉलिक्यूल वही है, देखने का नजरिया बदलने जा रहा है। तो अभी तुम कैसे देख रहे हो? इस तरीके से। अब मॉलिक्यूल को हम ऐसे देखने जा रहे हैं, अभी तक ऐसे देख रहे थे, अब मॉलिक्यूल को ऐसे देखने जा रहे हो। मैं हाथ हटा रहा हूं, अब आपको क्या नजर आ रहा है? रेड वाला और येलो वाला क्या अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है? इफ यू आर ऑब्जर्वर, क्या ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है? तो वेज से होगा कि डैश से होगा? क्या COH एंड CH3 डैश से बना है? ये दोनों क्या टूवर्ड्स ऑब्जर्वर हैं? आप ऑब्जर्वर हो, तो बताओ ये वेज है कि डैश है? क्या है? OH और H। क्या OH और H नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? समझ में आ रहा है बेटा? दिस इज ए 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, बहुत ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो इधर देखिए, ये हमने इस पर दिखाया, ये लाइक दिस, देखो, ये देखो बेटा, ऐसे क्या 3 डायमेंशनल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा? बोलो, दिस इज अ 3 डायमेंशनल। जब हमने ऐसे देखा था तो क्या था? वो वेज डैश। क्या था बेटा? वेज डैश। इसे क्या बोला था? वेज डैश। ऐसे देखा तो बेटा क्या ये आपको वर्टिकल वैलेंसी दोनों अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर नजर आ रही है और हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। दिस इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव फार्मूला, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। लेकिन 3D पढ़ना इतना आसान नहीं है, अब भूल जाओगे, 3D समझ नहीं पाओगे उतने अच्छे से। तो हम इसको बदलते हैं 2D में। कैसे 2D में बदल दें? इसको ध्यान सुना, मैं प्रेस करने जा रहा हूं, सारी वैलेंसी को प्रेस करने जा रहा हूं। जैसे प्रेस किया, क्या ये ऐसे बन गया कि नहीं बन गया? क्या प्लस का साइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जो प्लस का साइन क्या तुम्हें फिशर में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये प्लस का साइन नजर आ रहा है। तो ये जो वर्टिकल लाइन थी जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर थी, क्या वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर जो थी वो आज आपको वर्टिकल नजर आ रहा है? जो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर थी, क्या वो हॉरिजॉन्टल नजर आ रहा है? बोलो है ना। यानी कहने का मतलब क्या है आपके सामने कि ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है। क्या यही वाली वर्टिकल लाइन है? तो हमने बोला दिस इज द वर्टिकल लाइन, दिस इज द वर्टिकल लाइन एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वर्टिकल लाइन आज के बाद अगर फिशर प्रोजेक्शन में हम आपको वर्टिकल लाइन दिखाएंगे तो उसे आप कहोगे क्या? मैंने कहा कि इसको 3D में कैसे पढ़ोगे? वर्टिकल लाइन को क्या पढ़ोगे आप? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर कि टूवर्ड्स ऑब्जर्वर? दिस इज द अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलोगे बेटा? दिस इज द टूवर्ड्स
ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो अगर मैंने कल फिशर बनाकर आपको दे दिया और मैंने कहा कि इसका पर्सपेक्टिव बनाओ, तो बना लोगे कि नहीं बना लोगे? कैसे बनाओगे बेटा? वर्टिकल क्या कर दोगे, मतलब क्या बना दोगे, डैश। हॉरिजॉन्टल क्या बना दोगे, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, यानी क्या बना दोगे, वेज। समझ में आया? अपन एक बहुत बेहतरीन लेक्चर पढ़ने वाले हैं फ्यूचर में, जिसमें हम आपको वेस्ट डैश टू फिशर, फिशर्स टू न्यूमान, न्यूमान टू साहर्स कन्वर्जन सिखाएंगे। ऐसा कन्वर्जन आप सीख जाओगे कि अगर हम एक क्वेश्चन देंगे कि बताओ इसका कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, तो आप बिना पेन के रिप्रेजेंटेशन का जवाब दे दोगे, जिसकी दुनिया आरएस कॉन्फ़िगरेशन से जवाब देती है। उसका बिना आरएस कॉन्फ़िगरेशन से जवाब देना आप सीख जाओगे, ठीक है ना? तो उसके लिए आपको छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां तक कोई डाउट क्या? हाँ हाँ। तो ये कैसा रिप्रेजेंटेशन हो गया, 3D। ये कैसा हो गया, तो फिशर किस में दिखाया जाता है, 2D में। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल इन 2D, फिशर ने दिखाया, और ये सबसे ज्यादा फेमस था रिप्रेजेंटेशन। इज इट क्लियर? चलो साहब आइए ध्यान देखें, आगे बढ़े। बना लिया होगा? अरे गजब इंसान है आप लोग, चुन चुन कर आए हैं आप सब लोग, चुन चुन कर आए हैं। यस सर, थैंक यू। एक आप ही तो है मुझे पहचानते हैं, बाकी सब समझते हैं कि हम चुन चुन कर नहीं आए हैं। क्यों अरमान, गलत बोल रहा हूँ क्या? एकदम सही बोल रहे हैं सर, पहले तो हम ही को आप पहचाने हैं। ये डस्टर कहां से आ गया? अरे नहीं, वो मेरा डस्टर नहीं है। ये डस्टर क्यों लाया हूं? ठीक है ना, आ जाओ, चलिए आ जाइए। आई साहब आगे बढ़े। नाउ अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। यहां से निशान बेटा, हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। पढ़ना कैसे हमें, एक्चुअली क्या होता है, लोग ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता पढ़ना कैसे है, और वो इस टॉपिक को इतना लेंदी बना देते हैं कि उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। किससे? ऑप्टिकल आइसोमर से। बहुत ही आसानी तरीके से हम आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत आसानी तरीके से, और 3D में तो हम बात ही नहीं करेंगे, सब 2D पे सिखाएंगे आपको। 3D वाली चीजें बहुत ध्यान समझना। तो अगर ऑन द बेसिस हम कायरल कार्बन बात करें, ऑन द बेसिस हम कायरल कार्बन बात करें, तो हम मॉलिक्यूल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले समझो ध्यान से, इसको समझाने के पीछे रीजन ये है कि तुम अननेसेसरी जो वर्क करते हो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पर, अननेसेसरी वर्क करते हो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री निकालने पर, उससे आप बच जाओगे। कहां उसका यूज करना है, केवल वही यूज करना है और कहीं यूज नहीं करना है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन कितना है, 0 है। बहुत ध्यान समझना, ये हर बच्चे को, अभी मैं अगले पेज पर जाऊंगा, उससे पहले हर बच्चे को ये याद हो जाना चाहिए। अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन 0 है, तो जनरली मॉलिक्यूल कैसा होगा, बोलो? ऑप्टिकली इनएक्टिव, जनरली ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक्सेप्ट एग्जांपल ऑफ स्पेशल केस। एंड याद करो, हमने जीआई में भी लिखवाया था, क्यूमुलेटेड पॉलीन या क्यूमिलिन, स्पाइरो कंपाउंड, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मैंने क्या कहा था, पढ़ेंगे कब, ऑप्टिकल में, क्योंकि ये स्पेशल कंडीशन में, स्पेसिफाइड कंडीशन में ऑप्टिकल आइसोमर भी शो कर सकते हैं, स्पेसिफाइड कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी शो कर सकते हैं, और अगर कंडीशन कुछ और रही तो ना जीआई शो कर सकते हैं ना ओआई शो कर सकते हैं। तो जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आप बहुत सारे मॉलिक्यूल लेकर आएंगे, भीड़ लगा देंगे मॉलिक्यूल की, फिर आपको पहचानना होगा कौन जीआई शो करेगा, कौन ओआई शो करेगा, कौन दोनों शो नहीं करेगा। क्या मेरी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? तो और एक है कंपाउंड जिसे क्या बोलते हैं, बाइफिनाइल। तो ये ऐसे कंपाउंड है ना कि लाखों की भीड़ में भी अगर आ जाएं तो इन्हें तुम आसानी से पहचान सकते हो, तो ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तुम तो सीधे एक दिमाग लगाना, क्या, कायरल कार्बन 0 तो जनरली ऑप्टिकली इनएक्टिव एक्सेप्ट स्पेशल केस। स्पेशल केस तब आएगा जब हम आपको पढ़ाएंगे। चलो साहब, कायरल कार्बन अगर 1 है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव, मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में बेटा? लेकिन एक्सेप्ट
एग्जाम्पल ऑफ रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन, जिसे हम लोग बोलेंगे रैपिड RUI, रुई, या अमाइन इन्वर्जन या अमाइन फ्लिपिंग। लेकिन ये हम आपको बतानेंगे और आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि दिस इज नॉट इन सिलेबस। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है जब कोई ये कहता है नॉट इन सिलेबस। तुम लोग को ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। फिजिक्स में पढ़ना होता है, एक टॉपिक होता है इसे बोलते हैं हार्मोनिक मोशन, और तुम्हें उसमें कौन सा पढ़ना होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसी में हालत खराब है सिंपल पढ़ने में। क्या हुआ? डैम जानते हैं? चुप चुप रहो यार, हमको सिखा रहा डैम भी होता है, लेकिन मेजर पोर्शन तो सिंपल का ही है ना। डैम्पिंग भी हटा दी। अच्छा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तुम लोग आपस में बात मत करो, कहीं को तो पता नहीं क्या क्वेश्चन आया था। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? ऑनलाइन बच्चों सब कुछ ठीक है या? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, प्लीज लिसन केयरफुली। तो फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज देंगे, और ये भी दिख जाएंगे, लाखों की भीड़ में होंगे, ये भी दिख जाएंगे। तो यानी कायरल कार्बन 0 एंड कायरल कार्बन 1 में हमें दिमाग लगाना ही नहीं है। कायरल कार्बन 0 ऑप्टिकली इनएक्टिव एक्सेप्ट स्पेशल केस। कायरल कार्बन 1 ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट रुई, रुई या अमाइन इन्वर्जन या फ्लिपिंग। वो क्या होता है उसके बारे में चर्चा हम थोड़ा सा करेंगे। दिमाग कहां लगाना है? जब कायरल कार्बन कितना हो? मोर देन 1 हो। जब मोर देन 1 हो तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल में बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। यहां ऑप्टिकली, वहां पे तो जनरली ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली, लेकिन यहां में बी एक्टिव, में बी इनएक्टिव। तो ऐसे केस में प्यारे बच्चों हमें चेक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। चेक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से, नीट के हिसाब से बात करें तो हमारा जवाब केवल किसमें आ जाता है? कॉस एंड पॉस को देखने से। या कॉस मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री, पॉस का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री। इफ प्रेजेंट आइदर कॉस और पॉस और बोथ, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो या दोनों प्रेजेंट हो, इफ प्रेजेंट देन मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ऐसे मॉलिक्यूल को कहेंगे ए कायरल मॉलिक्यूल। प्लीज ध्यान से सुने, ए और कायरल के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ये तो कायरल हो जाएगा। वो क्या हो गया? ए कायरल मॉलिक्यूल। बताओ प्यारे बच्चों, अब कैसे देखोगे? बताओ सारे लोग बार रिवाइज कर लो। कायरल कार्बन 0 जनरली ऑप्टिकली इनएक्टिव एक्सेप्ट स्पेशल केस। कायरल कार्बन 1 एक्सेप्ट रूई या अमाइन इन्वर्जन, अमाइन फ्लिपिंग। क्या है देखेंगे। कायरल कार्बन मोर देन 1 मे बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। देन चेक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, जिसमें से हमारे सिलेबस के हिसाब से केवल क्या है? पीओएस एंड COS। इफ प्रेजेंट देन मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव, दैट इज ए कायरल मॉलिक्यूल। बना लीजिए, बना लीजिए, समय दे रहे हैं आपको बनाने का। ग्लास रख दो किनारे कहीं। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। कहाँ से हो तुम? कोटा से हो? शर्ट का बटन क्यों खुला है? ऐसे रहता है क्या? पूछ रहा हूँ, स्टाइल है क्या? मुझे भी सिखा दिया करो यार। बंद नहीं होता है क्या वो? बंद होता है कि नहीं? दिखो कैसे दिखता है, कैसा लगता है? देखो मतलब दिखना कैसा है, मैं देखना चाहता था। अरे मैं देखना चाहता हूँ लगता कैसे हो तुम। तुम ज्यादा स्मार्ट कब लग रहे हो, चेक करना चाह रहा हूँ। तुम लिख लिया क्या? तो रिवीजन कर लो कुछ। मजाक नहीं कर रहे हैं, इतने स्मार्ट लग रहे हो इस समय ना तुम। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आजकल बच्चा समझ में नहीं आता है, तुम्हें नहीं कुछ कह रहा हूँ। कुछ लोगों को देखा जीन्स पहनते हैं फटी हुई, वो समझते हैं दुनिया को मैं दिखा रहा हूँ मैं कितना स्टाइलिश हूँ। गजब यार, मतलब क्या मतलब गजब। हमारा जीन्स में थोड़ा सा भी कहीं फट जाए तो मुझे बड़ा शर्म लगने लग जाता है, अरे यार लोग क्या कहेंगे कितना गरीब आदमी है। फिर बाद में देखता हूँ उनका तो इतना बड़ा बड़ा छेद है, पूरा पैर ही आधा दिख रहा है। गजब आदमी।
अरे मत पूछो, तुम्ही में से कई बच्चे क्लास में कितने अच्छे सीधे सुशील दिखते हैं, और जब उनको हम बाहर देखते हैं तो यही क्लास वाले बच्चे हैं। अच्छा छोड़ो, ज्यादा कमेंट नहीं, वापस आ जाओ। हाँ चलो आ जाओ, वापस आ जाओ। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, अब हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिर ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता क्या है। वो तो कहो कि अच्छा है कि अच्छा है कि यूनिफॉर्म जैसी चीजें हैं। ठीक है, वो अलग बात है। और मतलब टीचरों का भी यूनिफॉर्म है, बहुत अच्छी बात है। हम भी सोचना पड़ता क्या पहन के जाए, तब बच्चे ही देखते रहते और ये पहन, लगना क्या है इसमें, इधर आ जाओ। ठीक है ना, आ जाओ, वापस आ जाओ। सही कह रहे हैं। आगे बढ़े, चलो। तो लिखे अब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, पहले कुछ लिखे इस पे, फिर अपन चर्चा करते हैं। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में लिखिए प्रेजेंस और अब्सेंस, presence or absence of chiral carbon, presence or absence of chiral carbon, presence or absence of chiral carbon is not necessary condition for optical activity. Presence or absence of chiral carbon is not necessary condition for optical activity. For optical activity. For optical activity. Next point. The necessary condition for optical activity is the necessary condition for optical activity is absence of element of symmetry. Absence of element of symmetry. The necessary condition for optical activity is absence of element of symmetry. Element of symmetry. ब्रैकेट में लिखिएगा chirality of molecule. ब्रैकेट में लिखिएगा absence of element of symmetry. ब्रैकेट में लिखिएगा chirality of molecule. chirality of molecule. बहुत ध्यान से देखना बेटा। बहुत प्रकार के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। दूसरा हो गया बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसे हम सीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, पीओएस, पॉस बोलेंगे। सेंटर ऑफ सिमेट्री को क्या बोलेंगे, सीओएस, इसे पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। तीसरा आता है जिसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसे बोलेंगे एओएस। और चौथा होता है इसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, से बोलते हैं एओएस। कुछ बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ चुकी है कि ये दोनों अपने सिलेबस में नहीं है। अब मेरी बात ध्यान समझना, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए इसेंशियल कंडीशन, मैंने बोला इन चारों में किसी एक ऐसे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का नाम दे दो जिसके अब्सेंट होने से मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो, काइरल हो, तो वो कौन सा होगा, जानते हो आप? ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। मॉलिक्यूल में ठीक है, माना पीओएस, क्या कायरलिटी के लिए क्या होना चाहिए, पीओएस अब्सेंट होना चाहिए, सीओएस अब्सेंट होना चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो आपके सामने एओएस है, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये इसेंशियली रूप से क्या होना चाहिए बेटा, इसेंशियली रूप से ये क्या होना चाहिए, अब्सेंट होना चाहिए। अगर किसी मॉलिक्यूल में मैं बोलूं किसी एक सिमेट्री के नाम से बोलो कि ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो क्या बोलोगे, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, कायरल होगा। लेकिन खुशी की बात है हमको पढ़ना ही नहीं है। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लोग रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री के नाम से भी जानते हैं। किससे बेटा, रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री के नाम से भी जानते हैं। पहले से मॉलिक्यूल को रोटेट किया जाता है, रोटेट करने के बाद फिर उसका मिरर इमेज देखा जाता है, यानी उसका रिफ्लेक्शन देखा जाता है, फिर हम उसको चेक करते हैं उसकी सिमेट्री को। लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। सर आपने इसकी चर्चा नहीं करी अभी तक, आपने एओएस की चर्चा नहीं करी। तो प्यारे बच्चों जो एओएस होता है ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो एओएस डिसाइड नहीं करेगा कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो इसलिए हमें एओएस को पढ़ना भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, इसको पूछा भी नहीं जाएगा। तो हमें केवल डिस्कस किस पे करना बेटा, बताओ,
POS एंड COS पे। तो इन दोनों केस में ध्यान सुनना, मॉलिक्यूल कैसा होगा बताओ बेटा? कायरल मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल। AOS भी हमें नहीं पढ़ना है। प्लेन ऑफ सिमेट्री को पूछा नहीं जाएगा आपसे, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री या पॉइंट ऑफ सिमेट्री को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को CN से रिप्रेजेंट करते हैं एंड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को SN से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, SN से। इसे हम लोग इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के नाम से भी जानते हैं। क्या बेटा? हाँ, लेकिन लिखना नहीं आपको, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है वो। ठीक है बेटा, डन हो गया बेटा? तो अब हमें केवल चर्चा किस पर करनी है आपके सामने? POS एंड COS। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री लिखो बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, तो इसमें लिखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री में लिखो, इट इज an imaginary plane, it is an imaginary plane, it is an imaginary plane which divide the molecule, it is an imaginary plane which divide the molecule in two equal part, which divide the molecule in two equal part and एक ही बार लिखना, and एक ही बार लिखना है, and both parts are mirror image to each other, and both parts are mirror image to each other, and both parts are mirror image to each other। अरे यार, ठीक है कोई बात नहीं। अरे नहीं, बहुत सारे काम आते रहते हैं। कल मैं यहाँ से गया हूँ कितने बजे? 10:30-11 बजे के आसपास। नहीं, क्लास तो हमारी 8:30 बजे हो गई थी, 8:15 के आसपास। एक गार्जियन आ गए थे, तो 9 सवा 9 तक उनके साथ बैठे थे, एंड तभी मेरा एक स्टूडेंट आ गया, 2019 का, शेयर किया है मैंने, देखा हो किसी ने, 2019 का, साहदिल खुसरो। तो उसका कंप्लीट हो गया है इस समय क्या, MBBS। लेकिन MBBS के साथ साथ उसने इतने सारे इंटरनेशनल सेमिनार वो करा चुका है। कल बता रहा था, अपनी CV दिखा रहा था। इस 5 साल में पढ़ाई के साथ साथ टॉपर भी है कॉलेज का, एंड इतने सारे सेमिनार कर चुका है कि पूरे इंडिया का हर मेडिकल कॉलेज उसको जानता है। तो इनविटेशन भी देके गया है मुझे कि एक मैं इंटरनेशनल लेवल का सेमिनार करा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप आइए। तो मैंने उनसे बोला कि डिपेंड करेगा कि मैं उस समय क्लास में बिजी हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ। और वो ठीक है ना, ठीक है आ जाओ। हाँ, हो गया बेटा? लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। बहुत क्या हो गया बेटा? मिरर इमेज टू ईच अदर। अगला लिखिए, if pause present then molecule is optically inactive, if pause present then molecule is optically inactive। ब्रैकेट में लिखिए ए कायरल मॉलिक्यूल, ए कायरल मॉलिक्यूल। तो अब आपको दो शब्द समझ में आ गया हो गया। कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया? मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव। कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव। और ए कायरल का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। इज इट क्लियर? आइए चीजों को समझते हैं, बहुत ध्यान समझते हैं बेटा। हाँ, किसी के पास, अरे कोई क्लास में कोई मतलब
अरे वो कार्डबोर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जाम पैड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ भी है। हाथ उठाओ कितने लोग के पास है, दिखाइए, यहीं पे क्लास की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे हैं आप, आपको पता था कि सर को जरूरत पड़ेगी, थैंक यू वेरी मच। बहुत भारी है, ठीक है, आ जाओ। अब सुनो प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। इट इज एन इमेजिनरी प्लेन which divide the molecule into equal part and both parts are mirror image to each other। बहुत ध्यान समझना बेटा, हम इसको समझाएंगे थोड़ी देर में, अभी तो खाली इससे देख लीजिए। ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये क्लोरीन है और ये H है। अगर क्लोरीन और H से काट दें इस मॉलिक्यूल को, तो आधा क्लोरीन लेफ्ट, आधा क्लोरीन राइट, आधा हाइड्रोजन लेफ्ट, आधा हाइड्रोजन राइट, और मिथाइल के सामने क्या मिथाइल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इमेजिनरी प्लेन है, एक मिरर जैसे। जैसे फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं आपके सामने, ऑनलाइन बच्चों दिख रहा है, हाँ कोई डाउट ना, ध्यान सुनना। इसको अगर हम ऐसे काट दें तो क्या टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? क्यों नहीं डिवाइड होगा? अरे इसको मत सोचना बेटा, ये मत सोचना, गजब आदमी। किसी और के पास है ये, किसी के पास हार्ड कॉपी है, कॉपी अच्छी थोड़ी सी जिससे मैं उठा सकूं? नहीं, ना ना ना, दफ्ती वाली कॉपी, दफ्ती वाली हार्ड कॉपी किसी के पास? अरे यार, चलो इसे समझो, इसे समझो, ये एक ही बच्चे के पास है। हाँ नहीं नहीं, ठीक है, इसे समझाते हैं, हो जाएगा, हो जाएगा, इससे हो जाएगा। अच्छा सुनो, प्लीज प्लीज लिसन केयरफुल्ली, इधर आ जाओ, वापस आ जाओ, हो जाएगा, इससे हो जाएगा। नहीं नहीं, रहने दो भैया, हाथ से गिरेगा तो पैसा ले लोगे हमसे। हाँ, अब इधर ध्यान समझना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसको इग्नोर करना, इसको इग्नोर करना, वैसे तुम बहुत सारी चीजें इग्नोर कर लेते हो, नहीं भी कर पाते हो, तो इसको यहाँ पे इग्नोर करना, और इसको यूनिफॉर्म मानना, ग्रीन वाले को गायब मानना, पूरा येलो येलो मानना। अब अगर हमने इसको यहाँ ऐसे रख दिया, बहुत ध्यान समझना, अब समझना ध्यान से, मैं पूरी क्लास की एनर्जी भी चाहूंगा थोड़ी देर में, पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद एकदम बेहतरीन देखिए कितना। इवनिंग वाले बैच को मैंने 10/10 दिया है उनके परफॉर्मेंस पे, ध्यान समझना। तो इसको अगर हम यहां से क्या कर दें, काट दें, तो क्या टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? जहां से काटना है या तलवार चलाना होता है, वहां आप ये समझ लो कि वहां पर क्या रखा हुआ है, वहां पर मिरर रखा है। क्या रखा है? मिरर। तो अगर बीच में मिरर रखोगे तो क्या लेफ्ट डस्टर का मिरर इमेज राइट डस्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसमें इस एक्सिस से क्या है? पॉज है। ऐसे बताओ, क्या ऐसे काटने पे पॉज होगा क्या? क्योंकि डस्टर का मिरर इमेज बनेगा ही। पक्का हो गया? चलो साहब, अगर हमने ऐसे रखा तो क्या इसमें पॉज है क्या? ऐसे काटने पे क्यों नहीं होगा? सर अप डस्टर का मिरर इमेज इधर डाउन डस्टर हो ही नहीं सकता, तो इधर भी पॉज नहीं है। लेकिन ऐसे काटे तो भी पॉज नहीं होगा, क्योंकि इस डस्टर के सामने डस्टर आना चाहिए। बीच से काटो, कहां गया बेटा? क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? कैसे भी काटो नहीं होगा ऐसे, समझ में आया बेटा? दिमाग लगाओ। इधर देखिए, अगर हमने इसको इस तरीके से रखा तो क्या अगर ऐसे बीच से काट दिया जाए तो क्या पॉज होगा? हो जाएगा, हो जाएगा। इसका मिरर इमेज क्या ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसका मिरर इमेज ये बन जाएगा, पक्का। लेकिन अगर डस्टर टू डस्टर काट दे तो भी होगा, डस्टर कट जाएगा, आधा डस्टर लेफ्ट, आधा डस्टर राइट, आधा डस्टर लेफ्ट, आधा डस्टर राइट, बिकॉज जो कटेगा वो दोनों तरफ बटेगा, जो कटेगा वो दोनों तरफ बटेगा। इज इट क्लियर? चलो साहब, अब इस पे आओ। अब क्या इसमें इस एक्सिस से पॉज है क्या? क्योंकि अब डस्टर का मिरर में डाउन डस्टर हो ही, लेकिन ऐसे ऐसे हो जाएगा क्या? ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? अगर हमने डस्टर टू डस्टर काट दिया, आधा डस्टर लेफ्ट, आधा डस्टर राइट, आधा डस्टर लेफ्ट, आधा डस्टर राइट, अप डस्टर का मिरर इमेज अप डस्टर आधा आधा, डाउन डस्टर का मिरर इमेज डाउन डस्टर आधा आधा, बिकॉज जो कटेगा वो दोनों तरफ बटेगा। समझ में आया? एक बार और इसको रिवाइज करो, फिर और दूसरा रिवाइज करो, फिर सब पूरा एक राउंड स्टार्ट करेंगे। बताओ, क्या इसमें ऐसे पॉज है? लेकिन ऐसे
इसमें ऐसे पॉस है, ऐसे ऐसे, क्या इसमें ऐसे पॉस है क्या? इस एक्सिस से है क्या? लेकिन इससे, क्योंकि जो कटेगा वो दोनों तरफ आधा डिस्टेंस लेफ्ट, आधा डिस्टेंस लेफ्ट, इधर क्या इस एक्सिस से पॉस है क्या? लेकिन इससे, क्योंकि जो कटेगा वो दोनों तरफ आधा डिस्टेंस लेफ्ट, आधा डिस्टेंस लेफ्ट. दिस इज द पार्ट ए. नाउ द पार्ट बी. पार्ट बी, अब डस्टर के सामने क्या है? मार्कर है. क्या इस एक्सिस से पॉस है क्या? क्यों रे? डस्टर का मिरर इमेज मार्कर हो ही नहीं सकता. ना तो ऐसे, ना तो ऐसे. लेकिन ऐसे, ना तो ऐसे, ना. लेकिन ऐसे होगा क्या? क्यों नहीं? काट दो ना. डस्टर का मिरर इमेज मार्कर हो ही, लेकिन क्या ऐसे होगा? अरे इस बार मार्कर है सर. जो कटेगा दोनों तरफ बटेगा. आधा डिस्टेंस लेफ्ट, आधा मार्कर लेफ्ट. लेकिन ऐसे है क्या पॉस? और ऐसे आधा डिस्टेंस लेफ्ट, आधा मार्कर लेफ्ट. क्या मेरी बात समझ आया? तो बच्चे ने कहा सर, तो बोलो, जिस एक्सिस से आप काटते हैं वहां चाहे दोनों डस्टर अप हो या एक अप डाउन हो या एक डस्टर मार्कर अप हो या अप डाउन हो, जो कटेगा वो दोनों तरफ बटेगा. जो कटेगा वो दोनों तरफ बटेगा. एक मिनट में बाहर से है. अब थोड़ा चलो बेटा, ठीक है ना. आपका रिस्पांस रिकॉर्ड होने के लिए आया हुआ है. आपका रिस्पांस तो अब इज्जत का सवाल आपकी क्लास का आ गया है. क्या हुआ? रुक जा, रुक जा, एक मिनट. तो एक बार पहले सुनो बेटा. एक, हाँ, चलिए प्यारे बच्चों, पहले का रिहर्सल है, रिहर्सल है. अब बेटा अब बताओगे क्या? क्या ऐसे पॉस है क्या? ऐसे पॉस है क्या? ऐसे पास होगा क्या? ऐसे? अच्छा, क्या ऐसे पास होगा क्या? और ऐसे? बिकॉज जो कटेगा वो आधा डिस्टेंस लेफ्ट, आधा डिस्टेंस लेफ्ट. क्या इसमें ऐसे पॉस है क्या? और ऐसे आधा डिस्टेंस लेफ्ट, आधा डिस्टेंस लेफ्ट. बिकॉज जो कटेगा वो दोनों तरफ. क्या इसमें ऐसे पॉस है क्या? और ऐसे? लेकिन ऐसे, लेकिन ऐसे. बिकॉज जो कटेगा वो दोनों तरफ. क्या इसमें ऐसे पॉस है क्या? और ऐसे? बेहतरीन. क्या बात है, क्या एनर्जी है. चलो स्टार्ट किया जाए. चलो प्यारे बच्चों ध्यान समझना, प्यारे बच्चों समझना. हाँ, स्टार्ट करते हैं. आपको बताना होगा. बताओ बेटा, क्या इसमें ऐसे पॉस है क्या? ऐसे पॉस है इस एक्सिस से. क्या इसका मिरर इमेज बनेगा क्या? क्या इसमें ऐसे पॉस है क्या? लेकिन ऐसे. अच्छा, क्या आपके सामने इस एक्सिस से पॉस है क्या? क्या इसका मिरर इमेज बन रहा है क्या? लेकिन क्या इस एक्सिस से, इस एक्सिस से पॉस होगा क्या? बिकॉज जो कटेगा वो दोनों तरफ आधा डिस्टेंस लेफ्ट, आधा डिस्टेंस लेफ्ट. क्या इस एक्सिस से पॉस है क्या? इस एक्सिस से पॉस है क्या? इस एक्सिस से होगा क्या? आधा डिस्टेंस लेफ्ट, आधा डिस्टेंस लेफ्ट. अच्छा, मार्कर में जवाब दोगे क्या? इस एक्सिस से पॉस है क्या? और इस एक्सिस से. लेकिन क्या इधर पॉस है क्या? और ऐसे? लेकिन इस एक्सिस से ऐसे भी नहीं है क्या?
क्योंकि डस्टर का मिरर इमेज मार्कर हो ही, लेकिन क्या ऐसे पॉज से क्या ऐसे हो जाएगा क्या? बिकॉज जो कटेगा वो दोनों तरफ, आधा डस्टर लेफ्ट, आधा मार्कर लेफ्ट। अच्छा, क्या इस एक्सिस से पॉज से क्या, लेकिन इस एक्सिस से ऐसे भी हो जाएगा, आधा डस्टर लेफ्ट, आधा मार्कर लेफ्ट। तो क्या जिस एक्सिस से काट रहे होते हैं उधर अगर दोनों डस्टर हो अप, या एक हो अप और एक डाउन, और अगर एक डस्टर और एक मार्कर हो अप, या एक अप हो या डाउन, तो जो कटेगा वो दोनों तरफ। इस एक्सिस पे ध्यान देना है कि बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। डन, थैंक यू। चलो आ जाओ, क्या हुआ? तो फॉर रिस्पॉन्स फॉर क्लास 10/10। अच्छा, एक बात समझना, कितने बच्चों को एकदम बेहतरीन से क्लियर हो गया? हाथ उठाएं। कितने बच्चों को इससे पहले थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता था? वो हाथ उठाएं। मजाक नहीं कर रहा हूं। पॉस एंड कॉस इज द हार्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इतने इजी तरीके से आप इसको सीखेंगे, प्यारे बच्चे सुनो, इतने तरीके से सीखेंगे। मैंने कहा ना, ऑप्टिकल सबसे टफ माना जाता है और ऑप्टिकल आपको सबसे आसान लगेगा, सबसे आसान ऑप्टिकल लगेगा। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जिन क्वेश्चन को आज से पहले आप या तो सबसे बाद के लिए छोड़ दिया करते थे, या जिसको अटेम्प्ट करने में आपको ज्यादा टाइम लगता था, ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले करना मैं आपको सिखाऊंगा, सबसे पहले। और आप ढूंढ ढूंढ के ऐसे क्वेश्चन को पहले करोगे, लेकिन उसके लिए हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने आपके सामने ये मॉलिक्यूल लिया, क्या इसमें पॉज है? क्या ऐसे होगा? इसका मिरर इमेज ये है, इस मॉलिक्यूल में पॉज है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में यार एक डैश दूसरा डैश है, जो कटेगा वो दोनों तरफ। इस मॉलिक्यूल में भी पॉज है। चलो, बेहतरीन जवाब दे रहे हो। इसमें, इस मॉलिक्यूल में भी पॉज है, लेकिन इसमें भी कैसे हो जाएगा? डैश का मिरर इमेज डैश, इस मॉलिक्यूल में भी पॉज है। क्या मेरी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी बेटा? तो ये आप बनाओ या ना बनाओ, क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्या कर रखे हैं? इंक्लूड कर रखे हैं। ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पे कैसे हैं? इंक्लूडेड हैं। तो आइए आइए इसका जवाब देते हैं। आर यू तैयार फॉर दैट? ठीक है, चलिए साहब, अब आपको बताना है कि इसमें पॉज है कि नहीं। इसमें पॉज है कि नहीं, बता सकते हो क्या? चलो, तो ध्यान समझना। कैसे बताओगे बेटा? ध्यान समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मॉलिक्यूल आपके सामने लिया। 1 मिनट रुक जा रे बच्चा, 1 मिनट रुक जा ओ लिखने वालों, सुन लो तुम तो जरा, क्वेश्चन है या है जादू, क्वेश्चन का ये नशा। आ जाओ, वापस आ जाओ वापस आ जाओ, ठीक है ना? चलो, तो एक बच्चा मिला मुझे, आया डाउट काउंटर पे एक्स इंस्टीट्यूट में। मैं नया नया आया था, ज्वाइन किया था एक्स इंस्टीट्यूट। तो मेरे से डाउट पूछने लगा। डाउट काउंटर पे पहले बैठाए जाते हैं, हम भी पहले डाउट काउंटर पे बैठे थे। तो कहने लगा, सर मॉड्यूल में करेक्शन है। मैंने कहा क्वेश्चन क्या है? कह रहा ये मॉलिक्यूल है सर, और ये मॉलिक्यूल दे रखा है, इस मॉलिक्यूल में बोला गया है, मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन मॉड्यूल में दे रखा है ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैंने कहा तुम सॉल्व कैसे कर रहे हो? सर मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूं इसको काटने की, ये बराबर बराबर नहीं कट रहा है। मैंने कहा क्या दिक्कत है, कैसे काट रहे हो? तो कह रहा है सर देखो, आप भी देखो, ये देखो, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से बराबर है ही नहीं। सर ये देखो, ऊपर ये लेफ्ट वाला हिस्सा राइट वाले हिस्से के बराबर है ही नहीं। इवन दैट सर हम ऐसे भी काट रहे हैं, इधर देखो सर, ऐसे। तो सीएल के सामने क्या आ रहा है? एफ।
बराबर है ही नहीं। सर इस मॉलिक्यूल में पॉज नहीं है, तो सर ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। मैंने कहा थ्योरी तो तुमने ठीक ठाक पढ़ रखी है, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा अगर आप हमारे एक क्वेश्चन का जवाब दे दो। उसने कहा सर जरूर। मैंने कहा बच्चों बताओ, उस बच्चे से पूछा इसमें कायरलिटी सेंटर कितना है। उसने तुरंत लपक के बोला सर ये तो बाएं हाथ का खेल है, 0। मैंने बोला अगर आप इसमें कायरल सेंटर 0 है तो ये क्या होगा। उसने कहा सर क्या बात है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तू थोड़ी देर पहले ऑप्टिकली एक्टिव इसी मॉलिक्यूल को कह रहा है, अब तू ऑप्टिकली इनएक्टिव कह रहा है। लेकिन सर वो कट नहीं रहा है। सर कहने का मतलब क्या है, ये रियल घटना पे आधारित है। कहने का मतलब ये है पॉस कॉस ऐसा पढ़ा दिया जाता है क्लास में कि बच्चा हर मॉलिक्यूल में पॉस कॉस लेके बैठ जाता है। हमें ये अप्लाई करना आना चाहिए कि हमें उसे यूज कहां करना है और कहां नहीं करना है। हाँ यहां भी लगेगा वो, लेकिन अननेसेसरी वहां नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम आपको पहले 3 पार्ट बता चुके हैं। कायरल कार्बन 0 जनरली ऑप्टिकली इनएक्टिव एक्सेप्ट स्पेशल केस। कायरल कार्बन 1 ऑप्टिकली एक्टिव अमाइन फ्लिपिंग को छोड़कर, रूई के एग्जांपल को छोड़कर, रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन। एंड अगर मोर देन 1 है कायरल कार्बन, तभी आपको क्या है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पर बात करनी है। मेरी बात क्लियर हो गई है। तो पहले ही तो पता चल रहा है कायरलिटी सेंटर कितना है और ये स्पेशल केस नहीं है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, खत्म। सर आप समझाना क्या चाहते हो? समझाना ये चाहते हो मैं भले इसमें पॉज कॉस आपको दिखा रहा हूं, लेकिन यूज कहां करना है इस पर आपको ध्यान रखना है। पहले ही तुम जवाब दे चुके हो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन सर फिर भी सर सही बात है, बच्चा भी तो सही था सर, हमें भी वैसे ही दिख रहा, हम काट हम भी नहीं पा रहे हैं। तो ध्यान से समझना, इस मॉलिक्यूल को देखो तो ये ग्रीन वाला Br को रिप्रेजेंट करेगा, और इसको मान लो Cl और इसको मान लो फ्लोरीन। डन। अब समझो ध्यान से, क्या हम इसको ऐसे काटे तो पॉस होगा क्या? बोलो क्यों नहीं होगा बेटा? जो कटेगा वो दोनों तरफ बटेगा। सर मानता हूं जो कटेगा वो दोनों तरफ बटेगा, लेकिन येलो का मिरर इमेज ग्रीन हो ही। तो हमने कहा ठीक है तब ऐसे काट दो। सर एकदम मत, रेड का मिरर इमेज येलो हो ही। तो हमने कहा फिर ऐसे काट दो। सर ऐसे भी नहीं हुआ। लेकिन मैंने कहा क्या ऐसे काट दे क्या? ऐसे काट दे क्या? हाँ सर, बिकॉज जो कटेगा वो दोनों तरफ, आधा रेड लेफ्ट, आधा रेड लाइट, आधा येलो लेफ्ट, आधा राइट, और ये ग्रीन के सामने ग्रीन। क्या मिरर इमेज हो गया कि नहीं हो गया? इस मॉलिक्यूल में पॉस है। दूसरी बात, आप में से कई बच्चे भी किताबें उठा लेंगे और किताबें उठा के पढ़ने लगेंगे कि मॉलिक्यूल में कितने पॉस हैं। आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा मॉलिक्यूल में कितने पॉस हैं, नेवर नेवर एंड नेवर। CH4 में उठा रहे हैं पॉस देख रहे हैं, भैया क्यों CH4 में उठा के पॉस देख रहे हो भैया? क्यों देख रहे हो भैया? कायरल सेंटर है क्या उसमें? ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव तुम जरा बता देना। इनएक्टिव, तो क्यों देख रहे हो पॉज? किताबों में क्वेश्चन बना दिया, तुम पढ़ते रहोगे ऐसे? नहीं साहब, फालतू चीजें नहीं पढ़नी है। किसमें कितने, हब में तो मॉलिक्यूल में एक भी पॉज नजर आ गया तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव, हमारे सिलेबस के हिसाब से। क्या मेरी बात क्लियर होगी? अच्छा सुनो 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 सुनो, तो देखा जाए तो इस मॉलिक्यूल में पॉज है। अगर हम इसको कट कर दे, ये तलवार है जिसे हम कट कर रहे हैं, किससे किससे? Cl और F के थ्रू। Cl और F के थ्रू। इधर देखो, ये Cl है और ये F। अब देखो ये वेज डेज दिखाया, मैं ऐसे काट रहा हूं, काटा कि नहीं काटा? जिसको तुम ऐसे देख रहे हो, बोलो है ना, ऐसे काटा तो ये आधा आधा हो गया और इधर ग्रीन के सामने ग्रीन हो गया। इसी का हमने पर्सपेक्टिव बना रखा है। इधर देखो, ऐसे देखते हो तो क्या नजर आता है? वेज डैश। अरे बोल तो दिया करो। ऐसे देखते हो तो क्या नजर आता है? वेज डैश पर्सपेक्टिव। तो क्या इसमें भी पॉज है? हाँ। कैसे रे कैसे रे कैसे रे? ये देखो, अच्छा ऐसे काट सकते हैं क्या? क्यों रे? अच्छा अलग अलग आइटम से काट सकते हैं क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता सर, देखो जो घटेगा वो दोनों तरफ बढ़ेगा। तो क्या इस मॉलिक्यूल में भी पॉज है? तो यस, इस मॉलिक्यूल में भी पॉज। अरे दोनों मॉलिक्यूल सेम रहे, देखने का नजरिया अलग अलग है। अभी मैं लिख के पीछे ही मुड़ा, तब तक एक बच्चा बोलता है हे मास्टर ये तूने क्या कर दिया? मैंने कहा क्या कहना चाहता है? सर तूने क्लोरीन को काटा है तो वो कार्बन और आयोडीन में टूट जाता है। तुम हंस रहे हो? सच्ची घटना पे आधारित है। हाँ आया था मेरे पास। ओ सर मैंने एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन बनाया है। क्या? जब कार्बन और आयोडीन को डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिलाते हैं तो क्लोरीन बन जाता है। अरे बाप रे, ऐसा नहीं है, बच्चा भी कभी कभी मास्टर को सिखा जाता। तब से मैंने सीख लिया, फिर मैंने उसको बोला
कि बच्चों ये है गोला। तब से मैंने उसको बोला बच्चों ये है गोला। क्या ये गोला बना है कि नहीं करना है? काटो, आधा लेफ्ट आधा राइट, जो कटेगा वो दोनों तरफ। तो कृपया करके इसको आप स्फीयर माने। क्या माने? स्फीयर। कार्बन आयोडीन वाला मजाक कभी ना करें। इज इट क्लियर? सारे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, ये एक्सपीरियंस हमारे पास है, कहीं और नहीं मिलेंगे। वापस आ जाओ, अगले मॉलिक्यूल की बात करो रे बच्चा, अगले मॉलिक्यूल की बात करो। क्या यहाँ चारों ग्रुप डिफरेंट हैं क्या? क्यों देख लो, क्या क्यों देख लो? पॉज सर, आपने दिया है क्वेश्चन, कायरल्टी सेंटर कितने हैं ऑप्टिकली एक्टिव? एग्जाम में आपसे कभी नहीं पूछेगा पॉस एंड कॉस। अरे कितने, क्या यही नहीं पूछेगा पॉस एंड कॉस? कितने की तो बात ही छोड़ो। तो सर पढ़ा काहे कर रहे हो? इसलिए क्योंकि हम उस आंसर तक पहुंच सके। जब पहले ही ऑप्टिकली एक्टिव है तो आगे बढ़ो ना, क्यों देखते हो, चेक करते। लेकिन सर चूंकि आपने क्वेश्चन दिया इसलिए चेक करवा दीजिए प्लीज। चलो साहब काटते हैं, व्हाइट रेड से काटते हैं क्या? हाँ जी कि नान जी? सामने नहीं आया। व्हाइट येलो से हाँ जी या नान जी? व्हाइट ग्रीन से हाँ जी या नान जी? रेड ग्रीन से हाँ जी या नान जी? रेड येलो से हाँ जी या ना जी? कैसे भी काट लो, इस मॉलिक्यूल में पॉज नहीं है। और वैसे भी कैसे हो सकता है, मॉलिक्यूल तो ऑप्टिकली एक्टिव है। किंतु परंतु लेकिन अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें क्या ये कायरल्टी सेंटर आपको नजर आ रहा है क्या? क्या कायरल्टी सेंटर आपको नजर आ रहा है क्या? हाँ, यहां देखने की जरूरत, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? इनएक्टिव। ये भी, और ये कहां पॉज की जरूरत पड़ी? लेकिन यहां पड़ेगी। अगर मोर देन वन कायरल्टी सेंटर है तब आपको देखो, तब आप देखो, क्या हम इस मॉलिक्यूल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्या? एंड अपर पार्ट इज ए मिरर इमेज ऑफ नीचे वाला पार्ट। यस, इस मॉलिक्यूल में पॉज है, इस मॉलिक्यूल में पॉज है। दिस इज कॉल्ड टार्टारिक एसिड एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड टार्टारिक एसिड। दोनों टार्टारिक एसिड हैं, किंतु परंतु लेकिन डिफरेंस है। इसमें देखो, क्या इसमें भी कायरल्टी सेंटर है क्या? इसमें भी कायरल्टी सेंटर है क्या? हाँ, लेकिन इसमें किसी तरह से पॉज। क्यों रे? ऐसे काटोगे तो क्या ऊपर का मिरर में नीचे बनेगा क्या? क्या ऐसे काटोगे तो ऊपर का मिरर नीचे बनेगा क्या? के से भी काट लो, के से भी काट लो, आधा पार्ट दूसरे का मिरर इमेज बन ही नहीं सकता। तो इस मॉलिक्यूल में पॉज है कि मैं आगे चल के बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूं, मैं आगे चल के बताऊंगा। इधर देखो बच्चा, कि ये वाला पार्ट होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव और ये वाला पार्ट होता है ऑप्टिकली एक्टिव। ये चर्चा हम आगे करेंगे, ये वापस से मॉलिक्यूल आएगा, जब मैं कॉस पढ़ाऊंगा तो वापस से मॉलिक्यूल आएगा, वापस से हम इस पर डिस्कस करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो टार्टरिक एसिड का ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म है, ये टार्टरिक एसिड का ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। अगले में बताओ रे बच्चा। अच्छा, इसमें पॉस है क्या? ये देखो पॉस है, ऐसे। क्यों रे, क्यों रे, क्यों रे, क्यों रे, क्यों रे? अच्छा, ये बी आर है, ये बी आर है, ठीक है ना? क्या ऐसे, क्या ऐसे काट दूं क्या? क्या इसका मिरर इमेज होगा? अच्छा, आप ऐसे काटने की बात कर रहे हैं, ऐसे भी नहीं, तो क्या ऐसे पॉस होगा? ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? बिकॉज जो कटेगा वो दोनों तरफ और बेज का मिरर इमेज बेज। बेहतरीन जवाब, इस मॉलिक्यूल में पॉस है। क्या बात है, दिल जीत लिया आप सभी ने, दिल जीत लिया आपने, मजो आ गया, मजो आ गया। चलो आइए अगले क्वेश्चन में। अरे बहुत क्वेश्चन है, आइए। क्या ख्याल है आपका, क्या इसमें पॉस होगा जी? जवाब दो जी। बराबर दूरी नहीं आएगी। मिरर का मतलब क्या होता है? अगर अब आधा मीटर दूर है तो सामने भी, ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ, आ जाओ। चलो आ जाओ, वापस आओ। अब सुनो ध्यान से, क्या इसमें पॉज है क्या? ये देखो बेटा, क्या इसको अगर हम ऐसे काट दें, इधर दे बेटा, ऐसे काट दें तो बेज के सामने बेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस मॉलिक्यूल में पॉज है, तो इसमें भी पॉज है। बिहार के सामने बिहार है, अप बिहार एंड डाउन बिहार। या तो दोनों हो अप, या दोनों हो डाउन, या दोनों हो बेज, या दोनों हो डैश। समझ में बेटा? तो प्यारे बच्चों, ऐसे पॉज नहीं है, इसमें पॉज नहीं है। इसमें बताओ भैया, हाँ क्या ऐसे है क्या?
क्या इसके सामने आधा आधा पार्ट दिख रहा है क्या? यस, इस मॉलिक्यूल में भी पॉज है। क्या ख्याल है आपका, क्या इसमें पॉज है जी या नहीं जी? कितने लोग कह रहे नहीं है, पॉज नहीं है? सर आपने हाथ उठाया है, कृपया नीचे कर लें। क्यों रे, ऐसे पॉज है क्या? तो क्या ऐसे पॉज है क्या? मैंने क्या बोला? ये है गोला। मैंने क्या बोला? ये है गोला, ये है गोला। स्फेयर मानना, क्या मानना? स्फेयर। जो कटेगा वो दोनों तरफ बटेगा, आधा OH लेफ्ट, आधा Br लेफ्ट। जिधर से काट रहे होते हैं उधर चाहे दोनों बेज हो, चाहे दोनों डैश हो, चाहे एक बेज और एक डैश हो, चाहे दोनों ग्रुप सेम हो, चाहे डिफरेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो कटेगा वो दोनों तरफ। एक बच्चे ने कहा सर मैं पिछले लेक्चर से कनेक्ट कर चुका हूं। मैंने कहा कैसे? कह रहा आपने कॉमन पॉइंट बताया था और आपने बोला था कॉमन पॉइंट को क्रॉस नहीं करना है। आपने इसीलिए बोला था कॉमन पॉइंट को क्रॉस नहीं करना, क्योंकि तब तक हम विजुअलाइजेशन नहीं जानते थे। आज जान गए कि अगर मैंने क्रॉस भी कर लिया होता तो दोनों कट गए होते। इसलिए बोला था कॉमन पॉइंट किसमें होता है? दोनों में होता है। क्या ये इसका कॉमन पॉइंट है कि नहीं? अगर मैं यहां पे बनाऊं प्यारे बच्चों, तो ये क्या है? क्या है यहाँ पे? कौन सा ग्रुप है? ये आपके सामने है हाइड्रोजन। और प्यारे बच्चों यहां बताओ क्या है? यहां भी क्या है? हाइड्रोजन। काटोगे तो ऐसा नहीं कि ये छूट रहा है, ये क्या है? जस्ट इसके ऊपर, और ये क्या है? जस्ट नीचे। क्या कटेगा कि नहीं कटेगा बेटा? कॉमन पॉइंट है। अब समझ में आया जो अपन ऐसे करते थे, कॉमन पॉइंट कॉमन पॉइंट। अब काट दो ना आज तो, अब तो तुम काटने पे भी तैयार हो, क्योंकि जो कटेगा वो दोनों तरफ बटेगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अगला क्वेश्चन, आहा ये कौन सा फॉर्म है? इक्लिप्स। कौन सा फॉर्म है? इक्लिप्स। ये है इक्लिप्स फॉर्म। किसका रे? सॉहर्स प्रोजेक्शन का। ये वाला कौन सा फॉर्म है? ये भी इक्लिप्स है, लेकिन किसका? ये न्यूमैन का है। क्या इसमें पॉज होगा क्या? इसमें पॉज कैसे हो सकता रे? सर ये देखो ना, देखो जरा देखो। क्या बोलो, है ना? क्या इसके सामने COH के सामने COH आ रहा है? हाँ। H के सामने H आ रहा है? हाँ। OH के सामने OH आ रहा है? हाँ। क्या इसमें पॉज है? इसमें पॉज है। ओके, लेकिन इसमें सर, लेकिन कहने से आंसर बदलता। जहां पे आंसर सेम है वही होगा। हम ऐसे काटे, क्या COH के सामने COH आ रहा है, OH के सामने OH आ रहा है, H के सामने H आ रहा है। इस मॉलिक्यूल में भी पॉज है, इस मॉलिक्यूल में भी पॉज है। क्या तुमको समझ में आवत है? कोनो दिक्कत तो नहीं है? ये मॉलिक्यूल को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, रेड वाले को हम मान रहे हैं COOH, ग्रीन वाले को मान रहे हैं OH, और येलो वाले को मान रहे हैं H। क्या ये सौहर से नहीं बेटा? कौन सा प्रोजेक्शन? इक्लिप्स। कौन सा? क्या हम ऐसे काट दें? अगर ऐसे काट दिया तो क्या इसके सामने ये बन रहा है कि नहीं? इसके सामने ये बन रहा है कि नहीं? इसके सामने बन रहा है कि नहीं? पॉस है। हाँ, जिसको तुमने ऐसे सौहर्स देखा है, हमने इसको तुम्हें न्यूमैन दिखाया है। क्या यही बन गया कि नहीं बन गया? बहुत समझ में आया? क्या COH के सामने COH आ रहा है क्या? OH के सामने OH आ रहा है क्या? H के सामने H आ रहा है क्या? चाहे इक्लिप्स वो सौहर्स का हो, चाहे इक्लिप्स वो न्यूमैन का हो, उसमें पॉस हो सकता, होगा नहीं, हो सकता है। अभी मैं यहाँ पे ग्रुप बदल दूं तब कैसे होगा? ग्रुप कैसे होने चाहिए? मिरर इमेज भी होने चाहिए। यस, उसमें पॉस हो सकता है। मैं वापस इसे चर्चा करूंगा फ्यूचर में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्लास के बच्चे जो इतने एनर्जाइज्ड हैं इसका जवाब दे पाते हैं कि नहीं। इस मॉलिक्यूल में पॉस है या नहीं? जवाब दे जाओगे क्या? हाँ सर, ये देखो पॉस है। नहीं नहीं, आवाज नहीं आई। एनटीए को आवाज। क्या ऐसे पॉस है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। क्या ऐसे पॉस है? क्या ऐसे पॉस है? अच्छा, तुम ऐसे सोच रहे हो तो तुम कैसे सोच रहे हो? क्या ऐसे पॉस है क्या? इसका मिरर इमेज ये, आधा डैश इधर, आधा डैश उधर, आधा बेज इधर, आधा बेज उधर, बिकॉज जो कटेगा वो दोनों। लेकिन क्या अब इसमें पॉस है क्या? अब इसमें पॉस है क्या? क्या
अच्छा है क्योंकि जो कटेगा वो दोनों तरफ बट, लेकिन क्या अब इसमें पॉज है क्या? अभी भी है क्या? सर जहां से काट रहे होते हैं वहां ध्यान ही नहीं देते हैं कौन सा ग्रुप है, समझ में आया? बिकॉज जो कटेगा वो दोनों तरफ कटेगा। यस, उसमें भी क्या है? पॉज है। तो हम ऐसे बेहतरीन जो है दिल जीत लिया तुम लोगों ने, क्या बात है। I am not feeling well before entering the class, but after the discussion, I am become very energized. हाँ, क्या मेरी बात सुन? आज मैं अंग्रेजी बोल गया क्या? मैंने अंग्रेजी बोला क्या? अरे यार देखो, इसे बोलते मुझे खुद नहीं पता चला, अंग्रेजी निकल गई। क्या बोल रहे? आएगा आएगा, अभी एवंस मोर नहीं, अभी बहुत सारे मोर आएंगे। ये देखिए, पूरा मोर की प्रजाति आप आएगी, पॉस के साथ कॉस भी आएगी, ठीक है ना? अभी कल पॉस पढ़ा है, फिर कॉस पढ़ेंगे, फिर कॉस पॉस करेंगे, ये देखो। और फिर कॉस पॉस करने के बाद कहेंगे ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आएगा। फिर कहेंगे क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा नंबर ऑफ कायरल कार्बन, या पूछा जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। इतना क्वेश्चन करेंगे तब जाके क्लियर होगा आपका पूरी तरह से एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एंड आफ्टर दैट स्टार्ट होगा कॉन्फ़िगरेशन। तो प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, यहाँ एक नोट लिखेंगे। कौन है जिसने बुलाया? कभी कभी हम मास्टर हैं, अभी स्टूडेंट आया है, कभी कभी हम घर पहुंच जाते हैं। हम यहाँ से 3 साढ़े 3 बजे घर गए, वापस से 4:30 बजे आना होता है, 5 बजे आना होता है, और 3:30 बजे घर जाते ही फोन आ गया, सर एक स्टूडेंट आपसे मिलने आया है। मतलब अभी लंच करने ही जा रहे होते, उससे पहले बाद में करेंगे। और कल तो स्थिति ये थी, कल पूरा दिन हम यहीं रह गए, कल घर ही नहीं गए। आ जाओ। लेकिन यार चलो, हो गया। हो गया, चलो चला जाओ। अच्छा हो गया, हो गया, चलो हो गया, ठीक। वापस आओ, पहले इधर आओ, जाते समय हम आपको पूरा मौका देंगे। तो अब आप लिखिए मॉलिक्यूलर पास, मॉलिक्यूलर पास या स्लाइस पास। लिख रहा है ना, क्या है? मॉलिक्यूलर पास और स्लाइस पास। प्यारे बच्चे देखिए, ये मॉलिक्यूल आपके सामने है HCl, HCl, या फिर हमने ऐसे लिख दिया HCl, ClH। प्यारे बच्चों, ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। मॉलिक्यूलर पास या स्लाइस पास क्या होता है, इधर समझना ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अपनी कॉपी दीजिए। ये कॉपी क्या प्लेनर है? प्लेनर है। अब हम इसको काटने जा रहे हैं, देखना ध्यान से, ध्यान सुना। क्या ये बहुत सारे स्लाइस में कट गया है कि नहीं कट गया है? इसे हम बोलते हैं, इसमें पॉस है, बहुत ध्यान सुनना। इसको हमने ऐसे काटा, या फिर इस मॉलिक्यूल को यहां पे ऐसे काटा। बेंजीन भी कैसा मॉलिक्यूल है बेटा, बोलो? प्लेनर है, ऐसे काटा। इन सभी में क्या है बेटा, बताओ?
बेटा आराम से, नहीं तो फिर तुम्हारा बचपन तुम्हें याद आ जाएगा। हाँ, ध्यान समझना, ठीक है ना। फिर हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे, ये बात जान लेना, ठीक है ना। ठीक है, वापस आ जाओ। ये सब जो अभी है ना, इनको अभी भी वही आदत पड़ी हुई है, घर पे इसी तरह के अलार्म लगा के बैठते हैं। इधर आ जाओ। वापस आ जाओ। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ध्यान समझना, क्या प्लेनर नजर आ रहा है? प्लेनर है। तो अगर हमने इसको ऐसे काट दिया, ऐसे, तो क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है बेटा? बोलो। एक प्लेन कट जा रहा है, इसमें मॉलिकुलर पास या स्लाइस पास बोलेंगे। इवन दैट, चाहे हम इसको, ग्रुप को मैंने चेंज कर दिया, बात प्लेनर की है, प्लेनरिटी की है। हमने इसको चाहे सिस में रखा, चाहे ट्रांस में रखा, चाहे जैसे रखो, क्या अभी भी इसमें होगा? यस, इसमें भी क्या है, चाहे जैसे भी रखो, क्या है इसमें? पॉस है। बेंजीन प्लेनर होता है, ऐसे काट दो प्लेन से, तो क्या इसमें भी पॉस होगा कि नहीं होगा? तो प्लेनर मॉलिक्यूल में हमेशा क्या होगा? पॉस। हाँ, प्लेनर मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा? पॉस होगा। इसलिए प्लेनर मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, प्लेनर मॉलिक्यूल दे सीधे बोलोगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहां हम एक लाइन लिखेंगे, आपको लिखना है प्लेनर है तो पॉस है, प्लेनर है तो पॉस है, प्लेनर है तो पॉस है, ठीक है ना। और ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एक कायरल मॉलिक्यूल होते हैं। एक कायरल मॉलिक्यूल, प्लेनर है तो पॉस है, प्लेनर है तो, तेजी से बोलना है, मैं नारे लगवा रहा हूं, तैयार हो? प्लेनर है तो, प्लेनर है तो, प्लेनर है तो, जोर से बोलो। ठीक है ना। वाह 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 वाह, प्लेनर है तो पॉस है। अच्छा, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, ठीक है, लिख लो लिख लो, अब याद हो जाएगा, क्यों? अब याद हो जाएगा। चलिए, बच्चे मन के लिखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसमें लिखिए इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट, it is an imaginary point situated at the center of molecule. It is an imaginary point, it is an imaginary point situated at center of molecule, center of molecule, through which, through which if we draw line, through which if we draw line in opposite direction, through which if we draw line in opposite direction, then they meet, then they meet identical group, then they meet identical group or atom, then they meet identical group or atom at same distance, same distance, then molecule has, then molecule has, then molecule has cos, then molecule has cos. Next point, for cos, for cos group or atom should be same, for cos group or atom, for cos, for cos group or atom should be same, ब्रैकेट में लिखिए अपोजिट एंड डायगनली, अपोजिट एंड डायगनली। नेक्स्ट पॉइंट, अपोजिट एंड डायगनली। नेक्स्ट पॉइंट, नो कॉस, नो कॉस in odd member ring, no cos in
ऑड मेंबर रिंग. एग्जाम्पल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, एटसेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट, नो cause in Fischer projection. No cause, FISCHER, no cause in Fischer projection. ठीक है ना. तो ये क्या है, इसको अपन एक्सप्लेन अगली क्लास में करेंगे. आप इवनिंग बैच से मात्र डेफिनेशन आज भी आगे हो, मात्र डेफिनेशन. तो मुझे एक बात सुनना, आपको एक चीज समझा देता हूं. आपको पॉस बहुत आसान लगा, कॉस सीख जाओगे. बेहतरीन क्वेश्चन तब बनेगा जब दोनों एक साथ देखो. यहां सीखोगे तो कल की क्लास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फिजिकली या मेंटली किसी भी तरह से एब्सेंट नहीं होना है, बाकी जिम्मेदारी आपकी. ठीक ना. विश यू ऑल द बेस्ट. मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा बेस्ट रहिए. एंड सुनो, ईएलपी 5 होमवर्क हो गया था. आज जीआई का रिमेनिंग मिल जाएगा आपको, मॉड्यूल का जीआई रिमेनिंग मिल जाएगा. एंड सारे बच्चे सब सॉल्व कर लो. एक डाउट सेशन रखूंगा, स्पेशल क्लास डाउट सेशन ऑनलाइन. टाइम आपको बता दिया जाएगा, या आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको अपने आप अपडेट आ जाएगा. उसमें आपको डाउट पूछना है, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं. जो क्वेश्चन क्लास में करा दिए गए मॉड्यूल के, अगर वापस से आपने पूछा तो ब्लॉक कर दिए जाएंगे. ठीक है ना. हाँ, वापस आइए. ठीक है, चलो. विश यू ऑल द बेस्ट. मस्त रहो, जबरदस्त रहो, पढ़ाई में हमेशा बेस्ट रहो. वेलकम टू यू ऑल. विश यू ऑल द बेस्ट. यस. अरे हाँ हाँ, मैं तो ऐसे भी प्रोसेस में बेटा, ऐसे भी है. लॉग आउट कर दे बच्चा. कर दूं लॉग आउट.